6 इंटू 3.6 इस डिवाइड बाई 7.2, ये लिखा 10.8 इंटू 1.18 माइनस 1/10। ये तो कट गया 0.6 से, ठीक है, 0.6 से कट गया। और ये आपका आ गया, ये पूरा 2 टाइम कट गया, और ये आ गया 4.8 प्लस 0.6, और 1/10 को लिख सकता हूँ मैं 0.1। तो जब मैं इसको करूँगा 0.4 माइनस 0.1 तो 5.3 इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस रेशियो में मुझे पानी को मिक्स करना पड़ेगा दूध के साथ जो कि 35 रुपये लीटर है, लीटर है, ताकि मुझे जो मिक्सचर मिले वो 25 रुपये लीटर का मिले। मुझे एक बात बताओ, जब मैं मिल्क को वाटर के साथ मिक्स कर रहा हूँ तो मिल्क तो 35 रुपये लीटर है, लेकिन वाटर की तो कोई कीमत नहीं, वाटर तो ज़ीरो होगा। लेकिन हमें कॉस्टिंग जो चाहिए मिक्सचर की वो चाहिए 25। तो इस पर एलिगेशन लगा दो, ये आ गया 10 और ये आ गया 25, बस 5:2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अलजेब्रा का है, थर्ड क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि अगर x की वैल्यू ये दे रखी है तो √x + 1/√x की वैल्यू बताओ। सबसे पहली बात, ये अगर x की वैल्यू 7 - 4√3 लिखी हुई है तो 4√3 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2√3 लिख सकता हूँ या नहीं। और जो 7 है उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ √x की वैल्यू क्या आएगी, √x की वैल्यू आ जाएगी 2 - √3 का होल स्क्वायर, यानी कि √x जो आ गया बराबर वो आ गया 2 - √3। मुझे जो वैल्यू निकालनी है √x की तो पता चल गई 2 - √3, और 1/√x की क्या है 2 - √3। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इसका रेशनलाइजेशन कर लूँगा, 2 + √3 और 2 + √3 से ऊपर नीचे। जब इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 2 - √3 प्लस 2 + √3 और नीचे आ गया 1, तो √3 से √3 कट गया, आंसर आ गया 4। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। ए कोई काम 180 रुपये प्रति घंटे के पैसों से करता है और 7 घंटे रोज़ काम करता है, और बी जो है वो 160 रुपये पर घंटा काम करता है और 5 घंटे रोज़ काम करता है। दोनों की वेज बताओ। दोनों का काम तो बराबर है, यहाँ तो ये तो दे नहीं रखा कि कोई इतना काम करता है, दोनों के पैसे कितने मिलने हैं पर घंटे और कितना काम कर रहे हैं ये दे रखा। तो ए अगर कोई काम और बी, तो ए काम कर रहा है 180 के काम से 7 घंटे, बी काम कर रहा है 160 से 5 घंटे। तो बस इसको काट लो, ये आ गया 63:40 डायरेक्ट, कुछ था ही नहीं इसमें। तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a building from the foot of a tower is 30 degree and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। अगर टावर की हाइट 72 मीटर है तो बिल्डिंग की हाइट बताओ। सबसे पहली बात तो ये है, मुझे एक बात बताओ, मैंने मान लिया ये है टावर, और टावर ऑब्वियसली बड़ा होगा बिल्डिंग से, तो ये टावर है, ये है बिल्डिंग, ठीक है, और ये इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। अभी हमसे ये कह रहे हैं ये इसका फुट हो गया, ये इसका फुट हो गया, ठीक है। मुझे क्या दे रखा है, जो टावर है, टावर की हाइट दे रखी है 72 मीटर, ठीक है, और जो फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, यानी टावर के जो फुट से एंगल बनना है बिल्डिंग का वो 30 डिग्री है, और इसके फुट पे, बिल्डिंग के फुट पे 60 डिग्री बनना है, यानी कि दोनों तरफ का दे रखा है, ठीक है। तो हमसे ही पूछा है कि इन दोनों के बीच की दूरी तो नहीं पूछी, हमसे ये पूछा है कि इन दोनों की ये अगर इसकी हाइट ये है तो मुझे बिल्डिंग की हाइट बतानी है। मैंने मान ली बिल्डिंग की हाइट है y, ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो है वो मैंने मान ली x, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है अभी जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये वाला ट्रायंगल है, इसमें जो 10 की वैल्यू 60 डिग्री है, 10 60 के सामने क्या होता है √3, 60 के सामने √3, तो 10 60 आ गया 72/x, तो x की वैल्यू आ गई 24 √3, बस ये नीचे चला गया तो आ गई डायरेक्ट। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो,
जो छोटा वाला है बिल्डिंग वाला, अगर मैं इसको इससे डिनोट कर दूं तो इसमें 1030 कितना है, इसमें 1030 ऑलरेडी दे रखा है y अपॉन एक्स। वाई एक्स की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 24√3, सॉरी y अपॉन 24√3, तो ये √3 से √3 कट गया, y की वैल्यू आ गई 24। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें हम 1/√3 वाले रेशियो से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने बेसिक से बता दिया। आगे चलते हैं। 23 नंबर का एवरेज जो है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का, वो हमें बताना है, जो कि 7 से शुरू होते हैं, यानी कि जो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ऐसे बताना है। मुझे एक बार बता दो, हमें 23 का बताना है, लेकिन यहाँ पर नंबर जो है वो शुरू ही 23 से हो रहा है, तो लास्ट नंबर कितना होगा, 23 + 7, लास्ट नंबर क्या होगा। अगर 7 से शुरू हो रहा है तो इसका 23वां नंबर क्या होगा, 29, क्योंकि 7 + 23 30, 30 - 1 29, तो इसका लास्ट नंबर 29 होगा। एवरेज मुझे बताना, 7 + 29/2, तो ये क्या आ गया 36, 36/2 18। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ए कोई काम 10,500 रुपये की धनराशि से शुरू करता है, उसके बाद बी उसको ज्वाइन करता है 18,000 रुपये के साथ, तो कितने महीने बाद बी ने ज्वाइन किया होगा अगर उनका प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इक्वल है, यानी कि 1:1 है। मैंने माना ए ये है, बी ये है, उनका रेशियो कितना है 10,500, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये आ गया 18,000। अगर मैं इसको कट करूँगा तो ये आ गया 7:12, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर इन लोगों का रेशियो जो है वो इक्वल करना है, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो अपोजिट होगा या नहीं, 12:7। अगर 12:7 होगा तो इसका मतलब बी का जो टाइम है वो 7 महीने हो गया, और ए का टाइम जो है वो 12 महीने हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, बी ने x महीने के बाद ज्वाइन किया, मैंने माना, तो बी ने काम कितना किया, 12 - x महीने ही तो काम किया होगा, तो जितना काम किया उसके हिसाब से तो वो होगा, तो 12 - 7, 5 महीने तक बी, 5 महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया था अपने 18,000 रुपये लेके। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये एंड ये, 2 पॉइंट दे रखे हैं, उसकी इक्वेशन बतानी है, तो ये पता होना चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। अगर 2 इक्वेशन दे रखी, 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो उनकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो दी जाती है y - y1 x - x1 = y2 - y1 और x2 - x1। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर लेना। अब हमें पता है कि y - y1 यहाँ पर क्या है 13, x - x1 ये प्लस का 8 हो गया, बराबर 9 - 13, सिर्फ कोऑर्डिनेट रख रहा हूँ और कुछ नहीं, 6 + 8। ठीक है, बस कुछ नहीं, y - 13 x + 8, ये आ गया -4 और ये आ गया आपका 14, तो ये हो गया -2 और ये आ गया 7, तो 7y - 13 7 91 -2 -16, तो इक्वेशन आ गई 2x + 7y, और क्या आएगा इधर कुछ भी आया, आंसर में यही दे रखा है, तो 75 इसका ये दे रखा है। अ बैग कंटेन 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन इस रेशियो में, जो कि अमाउंट है 87 रुपये। ठीक है, तो हमें 10 पैसे के कॉइन निकालने हैं। अगर एक ही 3 का डिजिट का मल्टीपल होता तो आंसर निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ 3 दे रखे हैं, तो 50 तो आंसर हो ही नहीं सकता, इन तीनों में से आंसर होगा। चलो देखते हैं। तो कॉइन के टाइप क्या है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। रेशियो कितना है, 7, 8 और 3। टोटल वैल्यू है 87 रुपये, ये दे रखा है। मैंने मान लिया ये 7x है, ये 8x है, ये 3x है। मैं बेसिक से कर रहा हूँ, हालांकि इसमें और भी मेथड है, तो मैंने माना ये 87 रुपये हैं। पहली बात तो 87 रुपये को पैसे में ही कन्वर्ट कर लो, ये हो गया 8700 पैसे। ठीक है, मुझे एक बार बताओ अब इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गई 350x, ये हो गई 200x और ये हो गई 30x। ठीक है, ये इनकी वैल्यू हो गई, लेकिन इनकी वैल्यू बराबर किसके, इनकी वैल्यू बराबर है 8700 के। ठीक है, तो इनको ऐड कर लो, ये हो गया 550 और 30, तो 580x बराबर हो गया 8700। ये तो एक कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 870/58। 58 कटता है 19 से, तो 19 2 ज़ा 58 और ये कट गया 19 2 ज़ा 58, सॉरी 19 नहीं 29 से,
29 टू ज़ा 58 और ये कट रहा पहला वाला 29 थ्री ज़ा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 15। अगर एक्स की वैल्यू 15 आ गई तो यहाँ से मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ़ कॉइन की। 10 पैसे वाले कॉइन की वैल्यू कितनी थी 3x, तो 3 इंटू 15 45। 12वां क्वेश्चन कह रहा है एक जर्नी को 200 किलोमीटर लगते हैं। A journey of 200 km takes 10 hours more when the speed of the bike is reduced by 10 km/h। ओरिजिनल स्पीड बतानी है। 200 किलोमीटर जाने के लिए 10 घंटे ज़्यादा लगते हैं अगर स्पीड बाइक की 10 किलोमीटर से गिर जाए, तो ओरिजिनल स्पीड बतानी है। कुछ नहीं करना है, 1 स्टेप में आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी 200 किलोमीटर, जो मैंने बाइक की स्पीड रिड्यूस करी वो 10 से करी, और ओरिजिनल मेरी कितनी 200/x, ये कितनी है 10 घंटे, 10 आवर मोर, तो ये आ गया। तो कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ओरिजिनल स्पीड। तो मैं इसको सॉल्व करने तो बैठूंगा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, या मैं वैल्यू पुटिंग कर लेता हूँ, डायरेक्ट 20 रख के देखता हूँ। तो 200 20 माइनस 10 माइनस 200/20, तो 10 हमें 20 माइनस 10, तो 10 बराबर 10 आ गया, यानी कि ओरिजिनल स्पीड बाइक की 20 किलोमीटर/आवर है। 13वां क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म दे रखा है 6। चलो ये लास्ट में करेंगे। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे 7800 रुपये के सम पे, जब रेट दे रखा 8% 1 साल के लिए, और इसको पे करा जाता है 1 साल और हाफ ईयरली। पहले एक बात बताओ मुझे कि अगर रेट ईयरली है तो 8% ही लगेगा, हाफ ईयरली है तो 4 से 8% की 2 साइकिल बनेंगी या नहीं बनेंगी। तो 4 + 4 इंटू 4/100, तो ये आ गया 8.16। बस इसी का ही डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस क्या आ गया 0.6%। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, डिफरेंस निकालना है। अच्छा, 0.16% का डिफरेंस निकाल दो 7800 पे, तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, 16/100 इंटू 78, तो ये काट दो 4 2 5, तो 25 तिया 75 होता है, 25 तिया 75 होता है, यानी कि 3 इंटू 4, जो आंसर आएगा 12 से बड़ा आएगा। 12 से बड़ा एक ही ऑप्शन है आंसर। आगे चलो 15वां क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर बताने 4900 के। अगर 4900 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 100, ठीक है, इंटू 49, ठीक है। तो 100 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 4 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 25 50 100 हो गया ही नहीं। और 49 को लिख सकता हूँ 7 इंटू 7, तो ये तो 2 की पावर 2 आ गई, ये आ गई 5 की पावर 2, और ये आ गई 7 की पावर 2। तो मुझे नंबर ऑफ़ फैक्टर बताने हैं, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर का तो आपको पता ही होगा कि जितनी पावर होगी उसका 1 प्लस ऐड कर दो, तो 2 + 1, ये भी 2 + 1, और ये भी 2 + 1, और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि इसके 27 फैक्टर होंगे आंसर। आगे चलो 16वां क्वेश्चन, हमसे पूछा है कि सेक 8 थीटा जो है वो कोसेक 20 डिग्री प्लस 2 थीटा के बराबर है, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो थीटा बताओ। मुझे एक बार बताओ, अगर सेक थीटा कोसेक फाई के बराबर होगा, यहाँ क्वेश्चन में मेरे हिसाब से गलती है, यहाँ पर फाई होना चाहिए था। तो जो थीटा फाई और थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। मुझे एक बार बताओ 8 थीटा, बस इनको ऐड करके 90 के बराबर रख देंगे, 2 थीटा प्लस 20 बराबर हो गया 90, यानी कि 10 थीटा ये हो गया 70 के बराबर, तो थीटा की वैल्यू आ गई 7। ये एक क्लोथ मर्चेंट हाफ कपड़े जो बेचता है वो 20% प्रॉफिट पे बेचता, हाफ ऑफ द रिमेनिंग 20% लॉस पे, और बचा हुआ कॉस्ट प्राइस पे ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना। मैंने माना सीपी पूरे कपड़े का 100 रुपये है, तो हाफ़ का कितना हुआ, हाफ़ का हुआ 50, ठीक है, और हाफ़ ऑफ द रिमेनिंग का कितना हुआ 25। तो मुझे एक बार बताओ, जो हाफ़ ऑफ द रिमेनिंग है वो तो ऐसे ही आएगा ना, 50 + 25, तो ये 25 आ गया, यही तो मैंने यहाँ लिखा हाफ़ ऑफ द रिमेनिंग। अगर हमें अब एसपी बताना है, मुझे एक बार बताओ, उसने 50 की चीज़ बेची 120 के प्रॉफिट से, तो 120/100
बची हुई हाफ ऑफ द रिमेनिंग 25 की बेची उसने 20% लॉस पे, तो 80/100, और बची हुई 25 जो है वो CPU बेची। बस इसको सॉल्व कर लो। तो ये आ गया 60 प्लस ये आ गया 4, 20 प्लस 25, यानी कि आ गया 105। मुझे एक बार बताओ, 100 रुपये का CPU 105 पे बिका है, तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ या नहीं? तो 5% का प्रॉफिट हुआ नहीं, तो 5% आंसर। इसके बाद चलते हैं आगे। एक आदमी जो है वो डाउन स्ट्रीम जाता है विद अ बोट टू अ डेस्टिनेशन एंड रिटर्न टू अप स्ट्रीम एट ओरिजिनल प्लेस इन 4 hours 54 minutes। मतलब जाता जो है वो डाउन स्ट्रीम जाता है और आता जो है वो अप स्ट्रीम जाता है। इतने में उसे जो टाइम लग रहा है वो 4 घंटे 54 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि अगर स्पीड बोट की स्टिल वाटर में, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है और वाई की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, यानी कि स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो है 31.85 और स्ट्रीम की स्पीड जो है वो है 13.65। तो हमसे डिस्टेंस पूछा है स्टार्टिंग प्लेस से, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। पहले डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लो। डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई, तो 31.85 प्लस 13.65, तो ये हो गया आपका 31 प्लस 13, ये हो गया 4, 44 और 1.5, 45.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई डाउन स्ट्रीम की स्पीड। अब आओ अप स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम की होती है x माइनस वाई, तो 31.85 माइनस 13.65 कितना हुआ? ये हुआ 18.2 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों की स्पीड आ गई। मुझे एक बार बताओ, टाइम कितना गिवन है हमें? टाइम दे रखा है 4 hour 54 मिनट, तो 54 मिनट को मैं आर में कन्वर्ट कर लूँ तो 4 प्लस 54/60, तो ये आर में कंप्लीट हो गया, जो हो गया 9/10। तो टाइम जो आ गया वो आ गया 4.9 आवर्स। इतना टाइम आ गया। अब मुझे एक बार बताओ, डिस्टेंस निकालना है, तो जो टोटल टाइम है वो बराबर होगा डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस डिस्टेंस अप स्ट्रीम की स्पीड। ये तो बेसिक चीज़ है। तो 4.9 इज इक्वल टू d अपॉन 45.5 प्लस d अपॉन 18.2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं d कॉमन भी ले लूँ, 4.9 d कॉमन ले लिया मैंने, तो ये 45.5, ये 18.2, ये कट रहा 91 2 ज़ा और 91 5 ज़ा, तो ये इसका एलसीएम ले लो, ये आ गया 91। तो 2 + 5 7, 2 + 5 ये हो गया 7, तो 4.9 इंटू d इंटू 7/91, ये कट गया 0.7 टाइम। तो डिस्टेंस जो आ गई वो 0.7 इंटू 91, यानी कि यूनिट डिजिट जो आएगा वो 7 आएगा, और 7 एक का ही है, 63.7 किलोमीटर आंसर। ठीक है, एक प्लॉट को एक प्लॉट को 18,700 रुपये में बेचा जाता है, जिससे ओनर को 15% का नुकसान होता है। ठीक है, किस कीमत पे उस प्लॉट को बेचना चाहिए कि 15% का उसको मुनाफा हो, प्रॉफिट हो? तो मुझे पहले बात बताओ, इसका CP निकाल लो। अगर 15% का लॉस हो रहा है तो 15% की वैल्यू होती है 3/20, यानी कि 20 की चीज़ जो है वो 17 में बेचेगा, तो CP क्या हो गया 17/20। ये किसके बराबर है? 18,700 के। ठीक है, तो ये 17 1 1100, तो CP की वैल्यू आ गई 22,000 रुपये। अगर CP 22,000 रुपये आ गया, अब मुझे निकालना है इसका SP। अब इसको 15% के गेन पे बेचना है, यानी कि 3/20, यानी कि 20 की चीज़ मुझे 23 के फ़ायदे में बेचनी है, तो 23/20 इंटू 22,000 नॉर्मल, तो ये 1100 इंटू 23, तो ये आ गया तो 25,300 रुपये। बहुत इजी। आगे चलते हैं। 49% ऑफ एक्स वाई के बराबर है, तो वाई का 50% किसके बराबर है? मुझे एक बार बताओ, वाई का 50% है तो y/100 इंटू 50 होगा या नहीं? यानी कि हमें जो आंसर निकालना है वो निकालना y इंटू 1/2 की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 49%, तो 49/100 इंटू एक्स इंटू 1/2, बस ये निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो ये तो 100 है, तो इसको तो परसेंट में ही लिखा रहने दो, इंटू x/2, तो ये आ गया 24.5% ऑफ x। बहुत ईजी। 21 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
रेडियस, अगर रेडियस सरकम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल की 18 है तो रेडियस बताओ इन सर्कल की। तो ये तो बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, मैं पूरा ही बता देता हूँ कि जो रेडियस होती है सरकम सर्कल की वो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो होती है a/√3, ठीक है। और जो इन रेडियस होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो होती है a/2√3। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे तो रेशियो सरकम सर्कल और इन रेडियस का 2:1 आ जाएगा। लेकिन सरकम सर्कल की वैल्यू मुझे 18 गिवन है, मुझे इसकी चाहिए, तो ये 9 गुना है तो ये भी 9 गुना होगी। तो आंसर जो आ गया वो 9 सेंटीमीटर आ गया। 22वां क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई सम जो है वो 2 टाइम हो जाता है 5 साल में, 5 ईयर्स में, तो कितना 8 टाइम होने में उसे कितने साल लगेंगे? मुझे एक बार बताओ डायरेक्ट। ये 2 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो यहाँ पर भी पावर 3 हो रही है तो ईयर की भी तो पावर 3 होगी, तो 15 ईयर। 23rd क्वेश्चन, एलसीएम दे रखा है 2 नंबर का और इनका एचसीएफ दे रखा है। अगर एक नंबर 36 है तो दूसरे नंबर की वैल्यू बताओ। तो ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है, ठीक है। तो ये 72 दे रखा है और ये 12 और ये 36 दे रखा है, इसको मैंने x मान लिया। तो ये तो 2 टाइम चला गया तो x की वैल्यू 24 आ गई, ठीक है। अब ये एक पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है और एक ये प्रोबेबिलिटी वाला। चलो पहले प्रोबेबिलिटी वाला कर लेते हैं। एक बैग में टिकट्स पड़े हुए हैं नंबर 1 से लेके 15 तक। 2 टिकट उसमें से निकाले गए, प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों नंबर जो हैं वो प्राइम है। मुझे पहले एक बात बताओ, 1 से लेके 15 तक प्राइम नंबर कितने हैं? 1 से लेके 15 तक प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11 और 13, यानी कि 3 और 3 6 नंबर हैं प्राइम, ठीक है। आप इसमें 6C2 वाला कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। मैं बेसिक से बता रहा हूँ, मतलब बिना फॉर्मूले के। मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी क्या होगी पहले टिकट की, फर्स्ट टिकट की जो प्राइम हो? तो मुझे बात बताओ। तो 15 में से 6 ही तो है, 6 प्राइम है, तो 6/15। अब मुझे बात बताओ, जो सेकंड टिकट मैं निकालूंगा इस बैग में से, सेकंड टिकट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्राइम होने की? तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/14। 5/14 कैसे आया? क्योंकि एक प्राइम तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका, एक प्राइम नंबर तो यहाँ से निकल चुका है और 5 में से 5 प्राइम रह गए, है ना। तो यहाँ 6 की जगह मैंने 5 प्राइम लिख दिए और एक टिकट निकल चुका 15, तो बचे कितने 14 टिकट। तो यहाँ 15/14 आ गया। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/15 इंटू 5/14। पर इसको काट लो, ये 5 1 जा 3, ये आ गया 3 और 7 और 3 से 3 कट गया, तो 1/7 इसका आंसर आ गया। ये मैंने बेसिक से बताया है विदाउट कॉम्बिनेशन मेथड, वरना आप इससे कॉम्बिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अब 25वां क्वेश्चन भी हो गया, एक ये 24वां क्वेश्चन बचा हुआ। उसके अलावा एक ये प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर वाला बचा हुआ। चलो ये वाला पहले करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर वाला। 9th क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 24, ठीक है। मुझे एक बार बताओ, मैंने मान लिया जो यूनिट डिजिट है वो मैंने मान लिया x, और जो 10th डिजिट है वो मैंने मान लिया y, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है तो उसको हम 10y + x की फॉर्म में ही तो लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या दे रखा है? x × y 24, और ये कह रखा है कि अगर यूनिट डिजिट एक्सीड करता है ट्वाइस से, यानी कि 2 गुना से इसके 10 डिजिट बाई 2, तो 10 डिजिट कितना है? y, यानी कि जो यूनिट डिजिट है x वो 10 डिजिट से ट्वाइस है 2y, और एक्सीड कितने से कर रहा है 2। तो ये हो गई इक्वेशन, और एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये आ गई 2y + का 2 इंटू वाई = 24। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये आ गया y + 1 इंटू वाई, ये आ गया 12। अब मुझे यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि y की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ 1 रखूँगा तो 12 के बराबर नहीं आ सकता, 2 रखूँगा तो 2 + 1 इंटू 2, तो ये 6 आ रहा। y की वैल्यू 3 रख के देखता हूँ, तो 3 + 1
इंटू 3, तो ये आ गया 4 इंटू 3 12, यानी कि y को 3 पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर y की वैल्यू 3 है तो x इंटू 3 इंटू 24 लिख सकता हूँ, तो x की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई। तो x 3 है, x 8 है, y 3 है, तो 10y प्लस x, मुझे नंबर ही तो बताना 2 डिजिट, तो 10 इंटू 3 प्लस का 8, यही तो होगा। तो ये हो गया 30 प्लस का 8 38। 2 पाइप हैं जो कि खाली टैंक को फिल कर सकते हैं 20 और 28 घंटे में। एक तीसरा पाइप है, उसको ड्रेन कर सकता भरे हुए टैंक को 35 घंटे में। अगर आउटलेट पाइप को 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है और सेकंड वाला जो पाइप है उसको फिल करने के लिए 28 घंटे लगते हैं और उसको भी 4 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, तो कितने घंटे में पूरी टंकी भरेगी शुरू से लेकर एंड तक? मुझे एक बात बताओ, मैंने मान लिया 3 पाइप हैं, ए बी और सी पाइप है, ये सी, ठीक है, ए बी और सी। ये 20 घंटे में भर रहा है, ये 28 घंटे में भर रहा है और ये 35 घंटे में खाली कर रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम ले लूँ मैं, 20 135 140 इसकी कैपेसिटी आ गई। अगर 140 की कैपेसिटी आ गई तो 7 इसकी एफिशिएंसी, 5 इसकी एफिशिएंसी और माइनस की 4 इसकी एफिशिएंसी, क्योंकि ये खाली कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों टैंक्स को 3 घंटे पहले और 4 घंटे पहले बंद करने की बजाय मैं ओपन कर दूं तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? पहली बात तो 140, अगर ये 3 का काम कर रहा है माइनस की 4 की एफिशिएंसी से, तो ये हो गया माइनस का 4 इंटू 3। साथ ही साथ ये 4 घंटे और काम कर रहा है, तो 5 इंटू 4 ये वाला, तो ये इसकी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी आ गई। बंद करने के बजाय मैंने इसको खोला रखा, इसी को शिफ्टिंग कहते हैं। तो ये हो गया 40 माइनस 12 20, ये हो गया 148 और एफिशिएंसी कितनी है? 7 प्लस का 5 माइनस का 4, तो ये हो गई 1 और 8, यानी कि 8 एफिशिएंसी से काम हो रहा है। तो ये आ गया 18 8 8 और 6 18, तो 18 से ज़्यादा आएगा, तो 18.5 आवर्स जो है इसका आंसर आ गया। प्रिज्म वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म वाले क्वेश्चन में कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज ये। टी से दे रखा प्रिज्म का। अगर प्रिज्म का बेस जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका वॉल्यूम बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये तो पता ही होगा, ट्राइंगुलर प्रिज्म में इक्विलेटरल ट्राइंगल के 2 आइडेंटिकल ट्राइंगुलर बेसिस होते हैं। तो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का, पहली बात तो ये एरिया आपको पता ही है क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है एरिया, √3/4 a²। और पेरीमीटर यहाँ क्या है, बेस का पेरीमीटर वो क्या है 3a। ये बातें तो मुझे पता है। अब जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, ठीक है, प्लस पेरीमीटर इंटू हाइट। अब टी से हमें, और टी से तो हमें ये गिवन ही है, तो इसको हम लिख लेंगे बेस एरिया। बेस एरिया क्या है, √3/4 a² प्लस पेरीमीटर क्या है 3a इंटू हाइट। तो ये आ गया, यानी कि, और वॉल्यूम कैसे हम देंगे, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूले भी याद कर लीजिएगा इसके, √3/4 a² और ये a। हमें पहली बात तो है साइड निकालनी पड़ेगी a, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अगर हमें पता है हाइट जो है इसकी 6 सेंटीमीटर है और टी की वैल्यू कितनी है 162 √3, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर दूँ इस वाले फॉर्मूले में इसकी, तो ये आ गया √3/2a का होल स्क्वायर, ये आ गया 3a और h की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। अब ये हो गया 162 √3/2 a², ये हो गया 18a। इसको इधर भेज दो, तो हो गया 324 √3a² प्लस का 36a, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसी वजह से यहाँ डाला गया है। √3 का a², ये हो गया 36 माइनस 324 √3a, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, √3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से √3 भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो ये आ गया a² प्लस 12 √3, 12 इंटू 3 होता है ना 36, तो ये √3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 324। अब मुझे इसका
मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा अगर मुझे इसका आंसर निकालना है, तभी ए की वैल्यू आ पाएगी। मुझे एक बार बताओ, मुझे बीच में जो चाहिए वो 12√3 चाहिए, तो 12√3 कैसे आ सकता? 324 से मुझे 12√3 बनाना है, तो 324 को मैं लिख सकता हूँ, क्या होता है 300 + 24, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 24 यानी कि 8 या 24, तो इसको मैं अगर लिख लूँ 108 इंटू 3 होता 324, तो 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ 324। तो अगर 18√3 और माइनस का 6√3 में ये करूँ, 18 से क्या होता है 108, और ये भी आ रहा है 3, तो ये 324 बनना है। और 18√3 माइनस 6√3 ये 12√3 के भी बराबर आ रहा है, तो ये फैक्टर आ गए। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी फैक्टर निकलेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, √3a माइनस 6√3a माइनस 324 = 0। अगर मैं ये कॉमन ले लूँगा तो ये a + √3 और ये हो गया माइनस का 6√3। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ ये बचेगा a 18√3। मुझे एक बार बताओ, साइड जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ये तो बेकार हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 6√3। अगर a की वैल्यू 6√3 आ गई तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ वॉल्यूम निकालने के लिए। तो मैं यहाँ वॉल्यूम निकाल लूँगा, जो मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा था √3/4 इंटू 6√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 6√3 का होल स्क्वायर। तो 6√3 क्या लिख सकते हैं, √3/4 इंटू ये हो गया 36 इंटू 3, 36 इंटू 3, तो ये तो हो गया √3/4 इंटू 108 इंटू 6, या इंटू 6 भी तो आएगा, हाइट 108 इंटू 6। अगर मैं इसको कट करूँगा इससे तो ये आ गया 2 7, ये हो गया 27 × 42 6 2, ये आ गया 162√3 वॉल्यूम।